फिर नेक्स्ट है हमारी एब्रेजन रेजिस्टेंस। तो बेसिकली वो ये बताता है कि आपका जो ओरल कैविटी है ना, उसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें खाते पीते हैं और टीथ ऑपोजिट टीथ के साथ भी इन कांटेक्ट आते हैं। और मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये वियर कॉज करवाती हैं। यानी सरफेस से जो आपका मटेरियल है ना वो अब्रेड होता है, यानी सरफेस मटेरियल लॉस होता है, आप ऐसे कह रहे हैं। तो अगर तो आपका सरफेस ऑफ द मटेरियल लॉस हो रहा है बाय मटेरियल्स अदर देन टीथ, ऑपोजिट टीथ, वो टूथपेस्ट से हो सकता है, एब्रेसिव टूथपेस्ट से कोई आप खा पी रहे हैं ऐसी चीज़, तो उससे हो सकता है। तो ऐसी चीज़ को आप एब्रेसिव वियर कहते हैं, या इसको एब्रेजन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्लिनिकल एक चीज़ वो ये भी है कि आपकी जो वाइटनिंग टूथपेस्ट होती है ना, उसमें एब्रेसिव मटेरियल ज़्यादा रखा होता है उन्होंने, तो वो सरफेस लेयर को थोड़ा सा एब्रेड कर देती है, जो स्टेन्ड हुई होती है, तो नीचे से वाइटिश इनेमल निकलता है। तो ये आपकी एक एब्रेसिव जो टूथपेस्ट है उनकी क्वालिटी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई पैथोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल पेशेंट को प्रॉब्लम है, वो ब्रक्सिज्म है यानी वो दांत पीसता है, तो जो टूथ वियर है ना वो ऑपोजिट टूथ के स्क्रैचिंग से हो रहा है, तो ऐसे वियर को कहते हैं एट्रीजन। तो ये एब्रेजन और एट्रीजन में डिफरेंस है। तो एट्रीजन में तो आप ऐसे याद कर लेंगे, टी आता है तो वो टीथ से होता है, एब्रेजन में टी नहीं आता तो वो दूसरे मटेरियल से होता है। फिर इसी तरह हमने पीछे जो पढ़ा है फटीग वियर, नहीं फटीग की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, तो जब मटेरियल के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस पड़ता रहता है, लेकिन मल्टीपल साइकिल्स में फ्रीक्वेंसी से पड़ता रहता है, उससे जो आपकी स्क्रैचिंग होगी या आपकी जो भी मटेरियल लॉस होगा सरफेस का, उसको आप फटीग वियर कहेंगे। तो ये सारे बेसिकली आपके वियर की जो कैटेगरीज थी, ये मैकेनिकल वियर के अंदर आते हैं। इसी तरह आपके केमिकल फैक्टर्स भी हैं जो आपके वियर करवा सकते हैं, यानी सरफेस लॉस, सरफेस मटेरियल लॉस करवा सकते हैं। उनमें वाटर की भी एग्जांपल है। आपके पास वाटर जो है वो, अगर सर आपका मटेरियल ऐसा है जो उसके साथ रिएक्ट करता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो फिनोमेना डेंटल मटेरियल्स के अंदर इम्पॉर्टेंट है केमिकल फैक्टर्स को लेके, वो इरोजन का है। डेंटल मटेरियल्स में हम इरोजन इस फिनोमेना को कहते हैं, जिसमें आप कोई एसिडिक चीज़ लें तो वो आपके सरफेस को इरोड कर दे और वियर करवाए, या फिर वो ऐसे सॉफ्ट कर दे उसको कि आप नॉर्मल चीज़ भी खाएं पिए, या मटेरियल के ऊपर नॉर्मल चीज़ भी फिर फोर्स लगाए तो वो उससे एब्रेड हो जाए, यानी वो इतना सॉफ्ट करते हैं उसको। तो इसको आप कहेंगे कि ये इरोजन की प्रॉपर्टी है। और इसकी एग्जांपल आपको मिल जाएगी अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, वो भी एसिडिक होती हैं। या फिर जिन पेशेंट्स को गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, उनमें क्योंकि गैस्ट्रिक जो एसिड का पीएच है वो काफ़ी कम होता है, तो उस जब में आपको लिंगुअल सरफेसेस के ऊपर एनामल वियर नज़र आता है, तो उसको हम इरोजन की कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं। उसके बाद आपकी है मटेरियल की हार्डनेस। तो हार्डनेस को बेसिकली वो जो डिफाइन करता है वो ये है कि रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन। तो आपके पास अगर कोई मटेरियल है जो हार्ड है, तो ऑब्वियसली उसकी जो रेजिस्टेंस होगी टू पेनिट्रेशन किसी भी चीज़ से की, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अ सॉफ्ट मटेरियल। तो अगर तो आपकी हार्डनेस की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो अ, जो आपका मटेरियल है वो पेनिट्रेशन रेजिस्ट करेगा ज़्यादा फोर्सेस तक, और आपका सॉफ्टर मटेरियल जो है या लेस हार्ड मटेरियल जो है वो नहीं करेगा। तो इसी को अगर आप मतलब वियर से या अब्रेजन से कंसिडर करें, तो जो हार्ड मटेरियल होते हैं उनमें अब्रेजन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है या कम होती है आप कह लें, जबकि सॉफ्टर मटेरियल जल्दी अब्रेड कर जाते हैं। तो हार्डनेस जो है इसको मेजर करने के लिए उन्होंने डिफरेंट टेस्ट्स बनाए हुए हैं। अब टेस्ट की जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि एक इंडेंटर होगा, यानी हम मटेरियल को रखेंगे और एक जिस मटेरियल टेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर एक इंडेंटर उसके ऊपर डेंट लगाएगा। अब उस इंडेंटर की जो है ना डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, वो राउंड हो सकता है, वो स्क्वेरिश हो सकता है, वो कॉनिकल हो सकता है, वो डायमंड हो सकता है, यानी डिफरेंट
मेथड्स हैं इंडेंटर की शेप के ऊपर, और उससे वो हार्डनेस चेक करते हैं। अब आप एज्यूम जो बेसिकली दो उनकी हैं क्लासिफिकेशंस हैं, वो है माइक्रो हार्डनेस टेस्ट और मैक्रो हार्डनेस टेस्ट। तो इसमें डिफरेंस ये है कि जो माइक्रो हार्डनेस टेस्ट है ना, वो स्मॉल लेवल पे किए जाते हैं, और जब इंडेंटर जो है वो मटेरियल के ऊपर फोर्स लगा के अपनी इंडेंट यानी पेनिट्रेट कर देता है, तो उस शेप को फिर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है। जबकि जो मैक्रो हार्डनेस टेस्ट हैं, उसकी यूजुअली जो मेजरमेंट्स वगैरह हैं वो विदाउट माइक्रोस्कोप नेकेड आई से ली जा सकती हैं। अब चार उसने टेस्ट बताए हैं यहाँ पे, विकर्स और नूप। ये दो जो टेस्ट हैं ये आपके माइक्रो हार्डनेस के हैं, और ब्रिनल और रॉकवेल जो है ये आपके मैक्रो हार्डनेस टेस्ट्स हैं। इनमें जिस शेप के इंडेंटर यूज़ होते हैं वो उसने बताए हुए हैं। ब्रिनल के अंदर जो है ना वो सर्कुलर राउंड शेप का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा जो आपके मटेरियल में इंडेंट मतलब डेंट करेगा, और उसकी जो आपने मेजरमेंट्स लेनी है वो आपके सर्कुलर डिफॉर्मिटी जो आपके मटेरियल के अंदर बनेगी उसका सरकमफेरेंस लेना है। विकर्स जो है वो है आपका डायमंड इंडेंटर है, लेकिन इसकी दोनों साइड्स जो है वो इक्वल साइड की होंगी, ऑपोजिट साइड जो है, लेकिन नूप जो है वो ज़रा एलोंगेटेड आपका है, और एक साइड उसकी बड़ी होगी दूसरे से। और जो रॉकवेल है उसने यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, लेकिन वो ज़रा कॉनिकल डायमंड शेप का होता है। अब नीचे जो उसने इन तीनों डायग्राम्स के नीचे एक लाइन लगा के बताया ना आपको, इंक्रीजिंग हार्डनेस फॉर विकर्स टेस्ट, ये अगर आप समझ लें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इस टेस्ट का मतलब क्या है। अब लेफ्ट पे आप देखें तो ये बेसिकली वो बता रहा है ये शेप्स बन रही हैं विकर्स टेस्ट करने के बाद आपके मटेरियल के ऊपर। तो लेफ्ट पे जो इंडेंटेशन की शेप है वो बड़ी बनी हुई है, जैसे जैसे आप राइट की तरफ जा रहे हैं तो इंडेंटेशन की शेप कम होती जा रही है। यानी जो लेफ्ट पे टेस्ट हुआ है उसमें मटेरियल के ऊपर शेप बड़ी आई है, इसका मतलब ये है कि इंडेंटर ने ज़्यादा डीप पेनिट्रेट किया। जबकि जो राइट मोस्ट फिगर है उसमें मटेरियल के ऊपर ये इंडेंटेशन आई है। तो ये इंडेंटेशन बहुत स्मॉल है, इसका मतलब जो विकर्स का टेस्ट का जो डायमंड था वो मटेरियल को ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सका, सिर्फ सुपरफिशियली ये आपकी शेप बनी है। तो जितना वो डिफ़िकल्ट टू पेनिट्रेट है, यानी जितना आप राइट साइड पे जा रहे हैं, जितनी स्मॉल इंडेंटेशन बन रही है, उतना ही आपका मटेरियल हार्ड है। और जो आपके विकर्स और नूब टेस्ट हैं, इसकी जो मेजरमेंट है वो बेसिकली आपके डायगोनल एंड्स का डिस्टेंस ले लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है। अब वैल्यूज़ जो है उसकी वो रैंडम है, यानी ये नहीं है कि ये कोई ग्राम्स में है या इस तरह से है, ये कोई यूनिट के बगैर है और रेफरेंस के मुताबिक है। तो ये जो टेबल है विकर्स हार्डनेस का, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो एक्रिलिक के मटेरियल्स हैं जिससे हमारे डेंचर बनते हैं वो सबसे सॉफ्ट हैं इसके अंदर, और आपके जो पोर्सलेन या मेटल के अलॉयज हैं वो सबसे हार्ड है। इसी तरह जो दांतों का स्ट्रक्चर है वो एनामल जो है वो यानी हार्ड है, और जो डेंटिन है वो सॉफ्ट है। इलास्टिसिटी एंड विस्को इलास्टिसिटी पे उसने नेक्स्ट बात की है। तो इलास्टिसिटी और विस्को इलास्टिसिटी को हमने बेसिकली जो जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व पढ़ा था ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए, उसमें हमने यानी इनको टच किया था। अब हमें पता है कि स्टार्ट में जो है ना आपकी स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनली इंक्रीज करती हैं, यानी जितना आप स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं उसके प्रोपोर्शनली आपकी स्ट्रेन इंक्रीज करती है, जब तक आपकी इलास्टिक लिमिट नहीं आती। उसके बाद आपकी जो है वो यानी अगर तो मटेरियल अलाउ करता है, ब्रिटल नहीं है, तो फिर वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है, यानी फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होते। स्ट्रेस थोड़ी सी भी बढ़ाएं तो स्ट्रेन ज़्यादा होती है, और उसके बाद ऑब्वियसली आपका मटेरियल जब आप स्ट्रेस हटाते हैं तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस भी नहीं आता है। जबकि अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर अपना स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो वो अपनी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ या ओरिजिनल शेप है बल्कि उसके अंदर वो वापस आ जाता है। तो जब भी कोई मटेरियल अपनी इलास्टिक रिकवरी शो करता है जो कि टाइम डिपेंडेंट नहीं होती, यानी कि जैसे ही आपने लोड हटाया, स्ट्रेस रिमूव किया, तो वो विदाउट एनी
विदाउट टेकिंग एनी टाइम वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गया, तो ऐसे मटेरियल को आप कहते हैं कि ये इलास्टिक मटेरियल है। जबकि कोई ऐसा मटेरियल जो जिस पे जब आप स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें शेप चेंज होती है, स्ट्रेन आता है, लेकिन जब आप वो स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो वो परमानेंटली डीफॉर्म ही रहता है, तो ऐसे मटेरियल को आप कहते हैं कि वो विस्को इलास्टिक मटेरियल है। अब वो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है उसकी वो पार्शियली रिकवर भी हो सकती है, यानी पार्शियली वो परमानेंटली डिफॉर्म हुआ हो, या टोटली जितना भी उसका स्ट्रेन है वो सारे का सारा ही नॉन रिकवरेबल हो, ये भी हो सकता है। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएटिंग चीज़ है वो ये है कि इसमें ये टाइम डिपेंडेंट भी हो सकती है। यानी इलास्टिक मटेरियल सिर्फ वही कंसिडर किया जाएगा जिसमें जैसे ही आप स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाता है, और टाइम उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है। जबकि अगर एक मटेरियल टाइम लेता है रिकवर करने के लिए तो वो भी विस्को इलास्टिक मटेरियल्स के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा। अब जो ये मटेरियल्स हैं इनको दो बेसिक एग्जांपल्स से वो समझाता है। एक आपकी एग्जांपल स्प्रिंग की है और दूसरी डैशपॉट की है। जो स्प्रिंग है वो आपकी एग्जांपल है आपके इलास्टिक टाइप ऑफ मटेरियल की, और जो डैशपॉट है वो एग्जांपल है आपके विस्को इलास्टिक टाइप ऑफ मटेरियल की। अब उसने ये डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझाया है कि अगर आपका एक स्प्रिंग मटेरियल है जो इसने दिखाया है फिगर 2.13 ए के अंदर, आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे उसने स्प्रिंग एक जो है ना उसको शो किया है, और उसके नीचे आप एक लोड अप्लाई करेंगे। तो होता ये है कि जैसे ही आप लोड अप्लाई करते हैं तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम उसके अंदर वो स्ट्रेन डेवलप हो जाती है, और जब तक वो लोड अप्लाइड रहता है और लोड चेंज नहीं होता तो वो स्ट्रेन कांस्टेंट रहती है। और जैसे ही आप फिर लोड रिमूव करते हैं तो वो विदाउट टेकिंग एनी टाइम, यानी टाइम के इंडिपेंडेंटली, वो अपनी सारी स्ट्रेन जो है वो रिकवर कर लेता है और अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये सारी एक इलास्टिक मटेरियल की हैं, और इसकी एग्जांपल वो स्प्रिंग देता है। फिर सेकंड जो उसने 2.13 बी के अंदर शो किया है वो आपका डैश पॉट है, जो आपके विस्को इलास्टिक मटेरियल की एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ है कि जब आपने फोर्स लगाई है या स्ट्रेस दिया है, उसके ऊपर स्ट्रेस लगाया है, तो उसका टाइम डिपेंडेंट इंक्रीज हुआ है, स्ट्रेन हुआ है, यानी इमीडिएटली विदाउट इंडिपेंडेंस ऑफ टाइम वो स्ट्रेन डेवलप नहीं हुआ। आप देखें जो लोड अप्लाई करने के बाद जब लोड कांस्टेंट रखा है तो एक विद टाइम उसकी जो डिफॉर्मेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी स्ट्रेन उसका विद टाइम इंक्रीज हो रहा है। और जैसे ही आपने लोड रिमूव किया है तो उसने कोई रिकवरी शो नहीं की, और सारे का सारा जो स्ट्रेन था वो नॉन रिकवरेबल रहा है और उसकी परमानेंट डिफॉर्मेशन हुई है। तो ये आपकी है सारी विस्को इलास्टिक मटेरियल की एग्जांपल्स, यानी प्रॉपर्टीज। अब फिर ये तो है सिंपल आपकी कि एक मटेरियल जो टोटली इलास्टिक है और एक मटेरियल जो टोटली विस्को इलास्टिक है। अब अगर तो ये दो मटेरियल्स इन कंजंक्शन काम कर रहे हैं, किसी तरीके से मिले हुए हैं आपस में, या दो ऐसे मटेरियल से मिलके एक मटेरियल बना हुआ है, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज कैसे शो करेंगे वो यहाँ पे ऐसे आगे बताता है। तो पहली एग्जांपल में वो ये कह रहा है कि अगर आपका इलास्टिक और विस्को इलास्टिक मटेरियल यानी स्प्रिंग और डैशपॉट इन सीरीज कनेक्टेड है, जैसे उसने डायग्राम में दिखाया हुआ है यहाँ पे सी में 2.13 सी में, तो उसमें जो आपको ग्राफ मिलेगा ना वो कॉम्बिनेशन होगा जो आपने पीछे अलग अलग देखी है दोनों सेपरेट ग्राफ्स का। तो जी इनिशियली जब आप फोर्स लगाएंगे, स्ट्रेस देंगे, तो जो स्प्रिंग है वो इंडिपेंडेंटली आपका ओपन होने के यानी ओपन होगा, यानी फोर्स लगेगी तो वो स्ट्रेच होगा, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा, यानी उसी वक्त जैसे ही आप लोड अप्लाई करेंगे तो ये डिफॉर्म होगा। और लोड लगा के रखेंगे यानी कांस्टेंट लोड होगा तो आपका जो डैशपॉट होगा वो विद टाइम अपनी स्ट्रेन इंक्रीज करता जाएगा। फिर जैसे ही आप लोड रिमूव करेंगे स्प्रिंग इमीडिएटली अपना रिकवर कर जाएगा, और जो डैशपॉट होगा वो परमानेंटली डिफॉर्म रह जाएगा। तो ये आपकी होगी सीरीज सर्किट के अंदर इलास्टिक और विस्को इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज, और ऐसे सिस्टम को वो मैक्सवेल सिस्टम कहता है जिसमें ये सीरीज में लगे होते हैं। सेकंड जो फिर है कि अगर यही दो इसी तरह के दो मटेरियल्स यानी स्प्रिंग और डैशपॉट या इलास्टिक और विस्को इलास्टिक मटेरियल्स पैरेलल सर्किट के अंदर लगे हुए हैं, तो उनके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो अगर वो पैरेलल में लगे हुए हैं और आप एक फोर्स लगाते हैं या स्ट्रेस देते हैं उसके ऊपर, तो वो एक कॉम्बिनेशन आपको शो करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ का, यानी इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करते जब, बल्कि एक कॉम्बिनेशन में शो करते हैं।
तो जैसे ही आप लोड अप्लाई करते हैं ना, तो स्प्रिंग डैशपोर्ट के इन्फ्लुएंस में, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ के इन्फ्लुएंस के अंडर वो स्ट्रेच होता है। तो आपकी इमीडिएटली कोई भी टाइम इंडिपेंडेंट स्ट्रेन नहीं शो होती, लेकिन विद टाइम आपकी स्ट्रेन जो है वो एज़ कम्पेयर टू सिंपल डैशपोर्ट जल्दी होती है। और जैसे ही आप लोड रिमूव करते हैं, तो फिर जो स्प्रिंग है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डैशपोर्ट जो है वो रिकवर करता है, और इमीडिएटली टाइम इंडिपेंडेंट रिकवरी यहाँ पे भी नहीं होती, जिस तरह लोड लगाने पे टाइम इंडिपेंडेंट स्ट्रेन डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन टोटली वो जो है सारा का सारा अ अ, यानी रिकवर कर जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ देखी गई हैं आपकी, अगर दोनों सर्किट आप लगा दें पैरेलल के अंदर, यानी वॉइट मॉडल, इसको वो एग्जांपल यानी इस मॉडल को वो वॉइट मॉडल का नाम देता है। अब इसको समझना कैसे है या याद कैसे रखना है, वो सिंपल है कि जब आप सीरीज़ के अंदर लगा रहे हैं ना दोनों को, तो दोनों अपनी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं। लेकिन पैरेलल में लगा रहे हैं जब, तो फिर दोनों अपनी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में शो कर रहे हैं। और फाइनली वो ये कहता है कि मटेरियल्स कुछ इस तरह के भी होते हैं जो इन 2 मॉडल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी व्हाइट मॉडल और मैक्सवेल मॉडल इकट्ठे इन इन कॉम्बिनेशन होते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से शो होंगी, अब ये दोनों ग्राफ्स अगर आप कंबाइन कर लें, कि जैसे ही आप फोर्स लगाएँगे, तो जब जो सीरीज़ सर्किट का आपका स्प्रिंग होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम स्ट्रेन शो करेगा, और उसके बाद आपका जो व्हाइट मॉडल का, यानी अ जो पैरेलल में लगा हुआ है स्प्रिंग और डैशबोर्ड, वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन शो करेंगे। फिर जैसे ही आप लोड रिमूव करेंगे, तो जो सीरीज सर्किट का स्प्रिंग होगा जो ए से शो हुआ है यहाँ पे, वो इंस्टेंटली रिकवर कर जाएगा, और बाकी दोनों जो सी और डी यानी व्हाइट मॉडल के स्प्रिंग और डैशबोर्ड है, वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस के अंडर स्लो रिकवरी शो करेंगे, यानी इलास्टिकली रिकवरी रिकवरी शो करेंगे। लेकिन टोटली रिकवर नहीं करेंगे, क्योंकि जो सीरीज सर्किट का डैशबोर्ड है वो कुछ ना कुछ किसी हद तक परमानेंटली डिफॉर्म रहेगा। तो ये है आपका इसको यूनिवर्सल मॉडल कहते हैं, और ये बेसिकली आपका मैक्सवेल और वाइट मॉडल का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आपकी ओवरऑल है इलास्टिक और विस्को इलास्टिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर पैटर्न्स।